और कुछ पढ़ कहा है? पढ़ कहा है कि नहीं? कभी तो ठीक है ना? और बाकी सबका तबीयत ठीक है ना? किसी किसी को लग रहा है उदास मन, इसी को कह रहे हैं उदास में। तबीयत ठीक नहीं है फिर भी मन को खुश रखना, ठीक है। फॉर्म भरा दिया सबका? किसका किसका फॉर्म भरा है? सबको भरा दिया। और किसका इस बार? हाँ फॉर्म भर दिए। कितना लगा? कितना लगा? 150 रुपये लगा। ये नहीं सोचना कि 150 रुपये तो लगा है ना, क्या कौन सा बहुत पैसा लग गया है ना, ये नहीं सोचना है। ठीक है। नेशनल इनकम में क्या क्या पढ़ा चुके हैं? ये बताइए, आप ही बताइए। बाजार मार्केट प्राइस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? फिगर से डायग्राम से बताए थे कि नहीं? डायग्राम से बताए थे ना? बताइए, मार्केट प्राइस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? कोई आप बताइए। मार्केट पास बैठी ना, बैठ के बोलिए ना। मार्केट पास निकालने के लिए क्या करना? पीछे से कोई? आप थी इसके पिछले वाले क्लास में? नहीं, कहाँ क्लास छोड़ती है बार बार? क्लास को नहीं छोड़ना चाहिए। पीछे से बताइए, सबसे पीछे। आप ही को बोल रहे हैं। मार्केट प्राइस निकालने के लिए उसमें क्या जोड़ना पड़ता है या क्या घटाना पड़ता है, बताइए। फिगर डायग्राम से नहीं बताए थे? बताए थे ना? आप बताइए। नहीं बताया? लिखवाए थे कि नहीं? लिखाए थे ना? तब डायग्राम से बताए थे, बताइए। तो नहीं पढ़िएगा तो कैसे काम करेंगे? सोच रहे हैं। लेकिन ऐसा ही इंटरव्यू हो रहा था संडे को, है ना? संडे को इंटरव्यू चल रहा था। एक लड़का, एक स्टूडेंट आया, उनका 23 तारीख को आया। कितना तारीख है? 22। 23 तारीख को उनका इंटरव्यू। जब इनकम डिपार्टमेंट में जॉब भी करते हैं बेचारा, है ना? 67वीं इंटरव्यू भी देखा है, और इस बार भी इंटरव्यू है ना। तो हम थे, सर थे, है ना, उत्तम सर थे, सब लोग बैठे हुए थे। तो देखे हैं कि बेचारा का जो है कि चांस बहुत कम। बोले कि बताइए, 67वीं का भी इंटरव्यू दिए हैं, जॉब कर रहे हैं, फिर भी एजुकेशन होगा तो बोलने में क्यों? ऐसा क्यों होता है? रिजल्ट तो किसी हाँ, जैसे क्या होता ना, इसीलिए कहा जाता ना, कभी कभी बातचीत अपने में करते रहना चाहिए। अगर इंटरव्यू की तैयारी करना है ना, सबसे बढ़िया क्या कीजिए कि यूट्यूब पर एगो चैनल बना लीजिए, सच्चाई बताते हैं। हाँ, बोलने का ना, देखिए पढ़ा, जैसे अपने पढ़ना, ऑफलाइन पर पढ़ाना और ऑनलाइन पढ़ाना कितनों धुरंधर रहेगा ना। तो ऑफलाइन का ऑनलाइन में उसको उतार के देखिए, मुँह से आवाज़ नहीं निकलेगा, समझे? तो एक कैमरा के सामने बोलना और घर में बोलना और किसी बीच में बोलना अलग बात होता है। घर में 20 आदमी है ना, तो सबसे तेज आवाज़ में वही बोलेगी या बोलेगा। अगर वही 20 आदमी बाहर में, अगर हम मंच पर से अगर बोल दें कि बोलो 20 आदमी के सामने, तो मुँह से आवाज़ नहीं निकलेगी, काँपना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आप लोग है ना, आपस में बातचीत कीजिए, कैमरा के सामने रह के बात कीजिए, शीशा के सामने रह के बात कीजिए, है ना। और यही सब इंटरव्यू में उनसे पूछे हम, है ना, मुद्रास्फीति के बारे में पूछ लिए, नहीं बता पाए। सोच लीजिए, जब इंटरव्यू दे रहे हैं, 67वीं का भी इंटरव्यू दिए, समझ आया, है ना। अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन के बारे में पूछ दिए, पूरा कंप्लीट जवाब नहीं आया। तो ये सब चीज़ को ध्यान में, इसीलिए कहा जाता है इंटरव्यू जो है, बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू में। इंटरव्यू कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इंटरव्यू कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है।
ऐसा नहीं कि कभी कभी ऐसा होगा कि आपसे अगर 10 प्रश्न पूछा गया तो हो सकता है 2 ही प्रश्न का जवाब भी हो, लेकिन आपका सिलेक्शन हो जाए, हुआ भी है। ठीक है ना, आपका हाव भाव देखकर ऐसा हो जाता है। मेंस में नंबर बढ़िया है तो रिजल्ट हो जाए। ठीक है, और कितनों अगर इंटरव्यू बढ़िया देकर आए हैं खूब बढ़िया से, आप एकदम पूरा मतलब कि अंदर से निकल रहे बाहर ना, तो सबसे ज़्यादा हंस रहे आपको, मुझे लग रहा है कि आप ही को बहादुर आदमी है। देखिए बहुत लोग देखे एकदम हंस कि सबसे बेकार इसी का दिया है। हाँ, वो दिखावटी एक हंसना अलग होता है। बहुत लोग तो खाली इंटरव्यू चलता है ना तो फोटो भी खिंचवाने जाता है, बाहर जाएगा ग्राउंड में अपना फाइल रखे रहेगा, फोटो खिंचवाएगा, चला है कि कहा भाई हम बीपीएससी के इंटरव्यू देने गए। ठीक है ना, बहुत लोग ऐसे, ठीक है, बहुत लोग ऐसा, हाँ ऐसा बहुत लोग देखे। तो इसीलिए जो है ना, और उनका मेंस में बढ़िया नंबर आएगा तो रिजल्ट हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। जॉब वॉब करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब चीज़ को ध्यान रखिए, छोटा छोटा चीज़ है ना बहुत ध्यान रखना चाहिए, बहुत ध्यान रखना। प्लस आप किनको मतलब कि मानते हैं सबसे ज़्यादा, उसके बारे में थोड़ा सा ना उसको, जैसे मान लें कि आप गुरु गोविंद सिंह को ही बारे में जानना चाहते हैं, लिख दिए उसमें भगत सिंह के बारे में कि मेरा आइडियल यही है भगत सिंह, उसके बारे में बढ़िया से जानना चाहिए। किसी चीज़ का महात्मा गांधी के बारे में है ना, महात्मा गांधी के बारे में कहना ही बेकार है। अगर महात्मा गांधी के बारे में कह दिए तो सबसे ज़्यादा प्रश्न बन जाएगा। ठीक है ना, लेकिन अगर सही में अगर पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न आ सकता है। हो सकता है इतना घुमा फिरा देगा कि कहना नहीं है, हाँ बहुत ज़्यादा हो सकता है। हम भी यहाँ पर थे, आइए जब इंटरव्यू चल रहा था तो जो बेचारा उत्तम सर जो पूछे और उसी में से हम अपना देख रहे थे क्या क्या पूछे, बस उसी में से पान बना के उठा दिए, फंस गए बेचारा थोड़ा बहुत। लेकिन फिर भी जो रहा मतलब पसीना छूट रहा था, इंटरव्यू बहुत देर तक चला था। क्या कहते हैं, तो इसीलिए हम कहते रहे आप लोग जो है ना, ये सब जो चीज़ है छोटा छोटा चीज़ उसको याद रखें। पीटी कमज़ोर है तो बहुत दिक्कत है। अगर रिजल्ट किसी प्रकार से आ भी जाता है, मेंस अगर मेंस क्वालिफाई करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पीटी क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात है। अगर पीटी क्वालिफाई नहीं होगा ना, बहुत मेंस में कुछ भी लिख के आइएगा ना तो उसका मिनिमम नंबर आपको मिलने करेगा, 15 से 20 नंबर आपको निश्चित हो दे देगा। कुछ भी लिखा है तो 15-20 नंबर दे ही देगा, समझे ना। हाँ, 15 से 20 नंबर के बीच में दे देगा, लेकिन उससे क्या होगा, उससे रिजल्ट हो जाएगा कुछ नहीं, कुछ ना कुछ तो देगा ना नंबर, उसे रिजल्ट होने वाला थोड़ी है। कम से कम 36 नंबर 38 नंबर में जो होता है उसमें कम से कम 30 के लमसम में 25 प्लस ही जाएगा, तभी रिजल्ट हो सकता है एक क्वेश्चन में, नहीं तो रिजल्ट होने वाला नहीं है। तो 15-20 जैसे अगर कॉपी लिखा हुआ है तो कुछ ना कुछ नंबर उसको देना ही है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ को ध्यान रखिए। और लिखने का प्रैक्टिस जो है ना अपने मन से क्या चाहिए। कॉपी पेस्ट वाला जो मेंस में लिखा जाता है ना, वो एक ही शब्द बार बार लिखा जाता है, वो समझ आता है कि इसके पास कोई नया चीज़ नहीं है, वही चीज़ है जो रट के आया है, रटने वाला चीज़ नहीं होना चाहिए। और वहाँ पर जाने के बाद जो आप रट के गए हैं ना, वो बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, है ना। जो लिखना अपने मन से ही लिखना। अभी इधर का कोचिंग क्या करता है, इधर का कोचिंग का कहानी क्या है, कोचिंग का कहानी ही बहुत सारे बढ़िया कोचिंग के देखिए प्लानिंग क्वेश्चन दे देता है ना, उसको मेंस में और यहाँ आके बैठ कर टेस्ट दीजिए कोचिंग संस्थान में, क्या उससे फायदा होगा। बोर्ड का प्लानिंग क्वेश्चन दे देगा, क्या पाइएगा यही लिखना है। तैयारी का मतलब वो हुआ कि डायरेक्ट आइए, जो क्वेश्चन मिले आप अपने मन से लिखना शुरू करें, जो समझ आता है उसके बारे में कितना बड़े से लिख सकते हैं, वो उसको कहते तैयारी करें यार। तो ठीक है, नहीं समझ आया ना, आप बताइए। मार्केट प्राइस बढ़ेगा, हाँ नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है बताइए। हाँ, इसमें मूल मतलब जो पेशेंट को माइनस कर लेते हैं ना, और ये हाँ, और इसमें क्या करते हैं ये सब्सिडी को, हाँ सब्सिडी को माइनस करते हैं, ठीक, सब्सिडी को, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कहाँ तक लास्ट पढ़ाए थे।
एलएनपी वगैरह पढ़ा दिए थे ना, एलएनपी के हाँ फार्मूला वगैरह लिखा दिए थे। और ये बताइए राष्ट्रीय इनकम कौन सा है, आप बताइए राष्ट्रीय इनकम किसको कहा जाता है? कौन इतना सारा जो फार्मूला बताया है आपको, जीडीपी बताया, ये सब बताया, एनपी बताया, एनडीपी बताया है ना, जीएपी बताया, उसमें से नहीं लास्ट में नहीं लिखा थे, लास्ट में लिखाए थे नहीं, लिखाए हुए जरूर 2-3 पॉइंट लास्ट में लिखा के ही छोड़े थे, नहीं कैसे लिखाए हुए, लिखाए थे कि नहीं? तो देखिए कि राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं, लास्ट पॉइंट हमको लगता है वही होगा, देखिए है ना। और एनएनपी किसको, मार्केट प्राइस की फैक्टर कॉस्ट को, और जीडीपी मार्केट प्राइस पर की फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि अब एक ही चीज़ है ना मार्केट प्राइस, इसीलिए फैक्टर कॉस्ट पर हटा दिया गया है, तो जीडीपी सिर्फ दिखाता है। ठीक है, चलो अब जो हम लोग पढ़ेंगे एक कॉलम बना लेंगे, राष्ट्रीय आय घरेलू आय, डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। थोड़ा सा समझ लेते बात को। तो राष्ट्रीय आय और क्या होगा, घरेलू है ना, घरेलू समझा रहे हैं। नेशनल इनकम एक तरह का है, नेशनल इनकम किसको कहते हैं, राष्ट्रीय आय में कि जैसे यहाँ निवासी है ना, यहाँ जो निवासी है रेसिडेंट जो है ये हमारे देश में भी है, अपना देश में तो रहेगा ही और दूसरे देशों में भी होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी और विदेशों में भी, ठीक है, घरेलू सीमा में भी रह रहा है और बाहर भी रह रहा है, उनसे प्राप्त आय किसमें शामिल होगा, राष्ट्रीय आय किसमें शामिल है ना, यानी कि घरेलू सीमा में भी रह रहा है, दिखा देंगे हम अनेका समझ लीजिए, और बाहर में रह, अगर हम ही हैं जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर भी है और कुछ लोग बाहर भी है, तो मेरा भी इनकम जुटेगा और जो वहाँ वाला है जो यहाँ से जो बाहर गया हुआ है ना, उसका भी इनकम राष्ट्रीय आय में जुटेगा। ठीक है, लेकिन दूसरी बात एक और चीज़ देखिएगा, विदेशों से शुद्ध प्राप्त आय, शुद्ध कारक आय, यानी कि जिसको कहेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ये इसमें आएगा राष्ट्रीय आय में, क्योंकि हम पहले ही बताइए ये क्या है, ये क्या है, ये है कि जो मेरा दूसरे देशों से आ रहा है वो आमदनी, और जो यहाँ से लेकर जा रहा है विदेशी लोग उसको घटा देते हैं, ये काम कहाँ करेगा, राष्ट्रीय आय में। क्लियर? यानी कि NFI का यूज कहाँ होगा, राष्ट्रीय आय, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं विदेशों से प्राप्त, दिखा दें विदेशों से प्राप्त, सूद को निवल भी कहते हैं, अंग्रेजी में एक शब्द आता है नेट। ठीक है, इसीलिए किसी भी मेंस में अगर दिखाता है तो आप देखिएगा आपको ढेर सारा पेज भरना पड़ेगा, अंग्रेज जो इंग्लिश में लिखता है ज़्यादा उसको नहीं भरना पड़ता, फिर भी आपसे ज़्यादा उसको नंबर आता है। समझे, कारण यही है कि जो 4 लाइन का शब्द है वो 1 लाइन में निपटारा कर लेता है और लिखाता उतने, जो आप बोलना चाहते हो वो भी बोल के निकल गया। तो इसीलिए कभी कभी होता है कि जो इंग्लिश मीडियम वाला है वो नंबर ज़्यादा उठा लेता है। अब एक प्रचलन आ गया,
यही प्रचलन है कि इंग्लिश वाला को ज़्यादा रिजल्ट आ रहा है। और बीपीएससी भी समझिए कि उसी मूड में जा रहा हूँ। बीपीएससी भी जो है एकदम डायरेक्ट जो है कि यूपीएससी को फॉलो कर रहा है। इस बार भी देखिएगा, अब पहले बोल भी दिया है, पहले बता भी दिया है कि कुछ है ना यूपीएससी के तरफ कुछ थोड़ा बहुत रहेगा बीपीएससी के तरफ, इसलिए संभाल कर तैयारी करना है, ठीक है। और घरेलू आय में मतलब घरेलू आय क्या होता है? डरना नहीं है, अरे डरना किस बात का है? सब जो रहेगा ना आप ही जैसा रहेगा वहाँ। और जब फॉर्म भराता है 10 लाख तो मालूम चला कि 5 लाख खाली रहता है, 5 लाख 6 लाख खाली, एग्जाम में बैठेगा ही नहीं। 4 लाख बैठेगा है ना, 4 लाख ऊपर वो बैठता है 4 लाख में, कुछ लोग कि देख लेते हैं, वो ट्राई कर लेते हैं कैसा क्वेश्चन है ना। यूपीएससी के एग्जाम में देखे हैं, मेरे बगल में बैठा हुआ था, ठीक है ना, एक फर्स्ट पेपर आया, बेचारा कुछ पता नहीं लग रहा है, मतलब उससे जो भरने लगा रहता है वो भी नहीं भर पा रहा है। हम उसको बोले कि कौन फॉर्म भरवा दिया, तो बोले ना कि जहाँ पढ़ते हैं ना ज़बरदस्ती फॉर्म भरवा दिए। तो काहे के लिए? तो वो सोचे कि मेरा कोचिंग से लड़का यूपीएससी के एग्ज़ाम देने जाता है। क्या अच्छा है, अभी कुछ समझ में तो कुछ से बज ही नहीं आ रहा है तो पहला पेपर में कुछ बेचारा बैठा, और हम जो टिक लगा रहे वही वो भी टिक लगा रहा है। तो उसको बोले अरे भाई मेरा क्वेश्चन नंबर कुछ अलग है, आपका कुछ अलग है, ऐसे कैसे टिक लगा रहे हैं? सेकंड पेपर में आया सीसेट वाला, फूट के भाग गया तो सेकंड पेपर में नहीं बैठा, फर्स्ट पेपर में उसको पता नहीं लगा कुछ, है ना। तो बड़ा वाला जब क्वेश्चन देखा एक पेज का, उसको बेचारे को बुझाया ही नहीं, निकल गया। घरेलू इनकम चलिए, घरेलू इनकम में यहाँ पर जो है सिर्फ निवासी के द्वारा है, ठीक है, यहाँ के जो लोग हैं उसी के द्वारा है, ठीक है। किसके द्वारा? नहीं सॉरी, निवासी और गैर निवासी, निवासी और गैर निवासी, यानी कि यहाँ पर जो लिखा देंगे, लिख रहे हैं हम, लिखा देंगे, पूरा लिखा देंगे, लिखना नहीं है पढ़े बोले, यानी कि यहाँ पर जो है उसको वो तो घरेलू सीमा तंत्र है। यहाँ ये अगर हम यहाँ पर रह रहे हैं, ये घरेलू सीमा तंत्र है कि नहीं? मेरा है ना घरेलू, लेकिन हम बताए थे घरेलू सीमा क्या, कि जो अगर कोई यहाँ पर रह रहा है, जैसे राजदूत यहाँ पर रह रहा है, एम्बेसी लोग, अगर जहाँ पर रहता है उसका है कि नहीं यहाँ पर घरेलू सीमा, है ना। इसी तरह से मेरा भी घरेलू सीमा वहाँ पर भी होगा, इसलिए यहाँ पर जो रह रहा है घरेलू आय, वो दोनों का, निवासी और गैर निवासी दोनों का इसमें आय को शामिल किया जाता है। जब इसमें सिर्फ निवासी का शामिल किया जाता है और फिर निवासी और गैर निवासी दोनों का शामिल घरेलू आय में शामिल किया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ देखिएगा, इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को हम लोग लिखते थे, लेकिन इसमें ऐसा चीज़ है नहीं, इसमें ऐसा नहीं है कि कौन लेके जा रहा है, क्योंकि गैर निवासी तो विदेशी हो गया ना, उसका इनकम को भी यहाँ पर हम लोग जोड़ दें, जो घटाना नहीं, क्या करना है, जोड़ना है। क्लियर? लिख लीजिए, पॉइंट लिख लीजिए, दिखा देते हैं, है वही चीज़ जो बोले, लिखिए। राष्ट्रीय आय में लिखिएगा, राष्ट्रीय आय एक देश के समान निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय, कारक आय पहले हम बता दिए, कारक आय बता, फैक्टर इनकम पता है ना, 4 फैक्टर इनकम बताएंगे ना, उसी सबका, ठीक है। कौन कौन बताए थे? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशील, ठीक है। ये तो उससे प्राप्त जो भी आय रहेगा इसमें राष्ट्रीय आय में शामिल होगा, ठीक है। लिखिए, क्या लिखे? समान निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का कुल योग है। राष्ट्रीय आय एक देश के समान निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का कुल योग है। कारक फैक्टर इनकम, कारक आय का कुल योग है, ठीक है। उसी में लिखिए, भले ही वह आय घरेलू सीमा के अंदर, भले ही वह आय घरेलू सीमा के अंदर या विश्व में, हाँ जी में,
हाँ राष्ट्रीय आय में उसी लाइन में लिखेगा, भले ही वह आय घरेलू सीमा के अंदर सृजित की गई हो अथवा विदेश अथवा अंदर सृजित की गई हो अथवा शेष विश्व में मतलब विदेशों में। कहने को मतलब यही से बता रहे हैं कि हमारे निवासी जो है यहाँ के इंडियन लोग हैं वो कहीं भी या तो यहाँ रह के इनकम जनरेट कर रहा है या तो विदेशों में रह के इनकम जनरेट कर रहा है, उनकी इनकम को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा, सिंपल सी भाषा में। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए, राष्ट्रीय आय में विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, यही चीज ठीक जो ये लिखा है, राष्ट्रीय आय में विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को सम्मिलित किया जाता है। विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को सम्मिलित किया जाता है। एक चीज यहाँ रिमिटेंस समझ में आता है? रिमिटेंस क्या है? रिमिटेंस ये क्या? कभी ये एक बार पूछा भी था कि राष्ट्रीय आय में रिमिटेंस को शामिल किया जाता है कि नहीं किया जाता? नहीं किया जाएगा। रिमिटेंस है क्या, पहले बताइए। नहीं लो, रिमिटेंस क्या जो बताते हैं सुन लीजिए, इसी में छुपा हुआ, ठीक है ना? ठीक है, बताते हैं। जैसे विदेश लोग जा रहा है, जो विदेश जाएगा बेचारा, काम करेगा, पैसा वैसा मिलेगा, सब वहीं रखेगा नहीं ना, भेजेगा ना अपना देश में अपने परिवार को भेजेगा, तो वो जो पैसा यहाँ आता है जो भेजा जाता है, ठीक है, उसी को रिमिटेंस कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट यहाँ पर पूछ देगा कि रिमिटेंस को शामिल किया जाता है कि नहीं, तो हम पहले ही बता दिए कि निवासी द्वारा विदेशों से प्राप्त आय या घरेलू सीमा में रहकर जो प्राप्त आय करता है उसको, उसके आय को शामिल करते हैं। तो रिमिटेंस एक प्रकार का मतलब कि विदेश से पैसा आ रहा कि नहीं आ रहा, हम जाएंगे कमाने के लिए तो यहाँ पर पैसा भेजेगा ना, तो वो जो हम भेज रहे हैं वो रिमिटेंस कहलाएगा। ठीक है, तो एक बार लिख लीजिए राष्ट्रीय आय में रिमिटेंस को शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय में रिमिटेंस को शामिल कर, इसका हिंदी होता है संप्रेषण। हिंदी अगर लिखना चाहते हैं तो संप्रेषण, थोड़ा सा हिंदी टफ हो जाता है। राष्ट्रीय आय में रिमिटेंस को शामिल किया जाता है। रिमिटेंस के बारे में लिखना तो लिख लीजिए, ठेठ भाषा में लिखा देते, लिख लीजिए रिमिटेंस क्या है। उसी के नीचे लिखिए ना, उसी के नीचे लिखिए रिमिटेंस क्या है। वैसे निवासी जो, रिमिटेंस के बारे में लिख लीजिए ठेठ भाषा में, वैसे निवासी जो घरेलू सीमा के बाहर रहकर आय अर्जित कर रहे हैं, और वह अपनी आय को अपने परिवार के लिए अपने देश में भेजता है तो वह रिमिटेंस कहलाता है। और वह अपनी आय को अपने परिवार के लिए अपने देश में भेजता है तो वह रिमिटेंस कहलाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा घरेलू सीमा में, ये राष्ट्रीय आय में विदेशी द्वारा प्राप्त आय को शामिल नहीं किया जाता है। सुना ना, किस में शामिल होगा? वो होगा घरेलू आय वाला में। ठीक है, तो लिखिए उसमें डोमेस्टिक इनकम वाला में लिख लीजिए घरेलू आय। ऐसा थोड़ा फिगर और बना लीजिएगा ताकि समझ लीजिएगा तुरंत। राष्ट्रीय आय एक देश की, राष्ट्रीय आय सब राष्ट्रीय घरेलू आय एक देश की
घरेलू सीमा के अंदर सृजित कारक आय, सृजित कारक आय का योग है भले ही वह आय निवासियों अथवा गैर निवासियों द्वारा सृजित किया गया हो। निवासियों या गैर निवासियों द्वारा, छूट गया, अरे ये लगाए हुए नहीं है, बड़ा मिस्टेक हो गया। आप पत्र निवासियों अथवा गैर निवासियों द्वारा सृजित की गई हो। फिर दूसरा पढ़ लीजिए, घरेलू आय में विदेशों से प्राप्त, घरेलू आय में विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को शामिल नहीं किया जाता है। शुद्ध कारक आय को शामिल नहीं किया जाता है। शुद्ध कारक आय शामिल नहीं किया जाता है, यानी कि यहाँ पर NFA को शामिल किया जाता है, यहाँ पर शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, यहाँ हाँ, यहाँ पर NFIA को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, क्योंकि गैर निवासी द्वारा जो इनकम जनरेट हो रहा है उसको हम लोग क्या इसी में इंक्लूड कर रहे हैं। घरेलू, हम बोलिए क्या हो रहा है? हाँ, अच्छा ठीक है, घरेलू सीमा और राष्ट्रीय सीमा ही ना हुआ। ठीक है, बता देते हैं। जैसे मान चलते हैं कि घरेलू सीमा में हम बताए थे कि कौन कौन शामिल नहीं होगा। ठीक है, शामिल नहीं होगा समझिए तो समझिएगा। ठीक है, जैसे आप लिखिए सैनिक अड्डा है, हमारे देश में अमेरिका वाला सैनिक अड्डा बना दिया, तो जहाँ पर बनाया है ना उसमें सब, अगर वो सैनिक अड्डा बनाया है तो सब अधिकार उसी का वहाँ पर है। जैसे यहाँ पर बना दिया, मान लीजिए ये यहाँ पर बना दिया है, ठीक है, ठीक है, कहाँ पर, मान लीजिए आपको तमिलनाडु की तरफ बना दिया, ठीक है, ये सैनिक अड्डा बना दिया है अमेरिका वाला, तो इस क्षेत्र में जितना क्षेत्र में वो बनाया सैनिक अड्डा है उस पर सभी का अधिकार किसका होगा? अमेरिका वाला का होगा। ये हमारे देश में शामिल, यानी कि पूरा का पूरा डिसीजन किसका होगा? उसका, अमेरिका वाला का। इसीलिए ये जहाँ पर सैनिक अड्डा बना है ये उसका घरेलू सीमा हो गया। किसका? यूएसए का हो गया। सुना गया? हाँ, नेशनल इनकम हम बता रहे हैं सिर्फ निवासियों द्वारा, यहाँ के निवासी के द्वारा। जैसे मान चलते हैं अब तमिलनाडु में यहाँ पर बनाया है तो उसका सब कुछ चलेगा, ठीक है, लेकिन हम भी तो इसी राज्य के हैं ना, हम भी तो इसी देश के हैं, तो हम कहाँ पर बाहर जा रहे हैं? हम तो ऑलरेडी हैं ही, हम इसमें ऑलरेडी शामिल हैं। लेकिन अगर यहाँ से जो इनकम जो शामिल होगा, जो भी कुछ होगा, ये हम अपने राष्ट्रीय इनकम में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, जो यहाँ इसको इनकम शामिल होगा उसको हम लोग हटा देंगे। किसमें से? अब मान चलते इसी तरह से हम भी हैं, हम भी अगर सैनिक अड्डा बना चुके हैं अमेरिका में, ठीक है, और वहाँ पर बना चुके हैं, तो जहाँ पर बना चुके हैं वो मेरा अड्डा हो गया, वो मेरा सीमा के अंतर्गत है। ठीक है, तो यहाँ से मान चले कि हम यहाँ से लेके आ रहे हैं $1000 लेके आए हैं, ठीक है, और ये लेके जा रहा है 2000, जितना पैसा लेके गया है वो $2000 के बराबर है। ठीक है, तब बताइए ये इसको क्या करेंगे? ये इसको हमको घटा देंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये इसका ज़्यादा हो गया है ना, और ये आया कम और ये गया ज़्यादा, तो माइनस ना हो गया मेरा, है ना, माइनस होगा कि नहीं? तो इसीलिए उसमें से क्या करें? माइनस घटा देंगे। अगर यही इसका ये पॉजिटिव रहेगा तो जोड़ देंगे, हम लिखाएंगे प्लस माइनस NFIA, लिखा है ना,
पहला ही बताया ए एन एफ। प्लस माइनस का मतलब क्या, अगर मेरा आया है ज़्यादा तो प्लस कर देंगे, अगर जाएगा ज़्यादा तो घर माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया? और कुछ कन्फ्यूजन? देखिए ये नेशनल इनकम है ना, दिमाग थोड़ा घर पर जोड़ दीजिएगा। हाँ सही सही बताते हैं, घर पर एकदम थोड़ा सा जोड़ दीजिएगा ना दिमाग पर, तो थोड़ा सा समझ में आएगा। आप बताइए घरेलू सीमा का और उदाहरण दे दे, और दे उदाहरण। हाँ हाँ हाँ, आर्थिक सीमा भी है, क्योंकि यहाँ से ये पैसा जनरेट कर रहा है ना, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र इसको आर्थिक सीमा की भी अति दिया है कि ये इकोनॉमिक टेरिटरी भी है। हाँ दोनों तो अलग हैं। क्या आप करें, जैसे ये समझ में आया आपको, ये समझ में आया? अब कहना कि आर्थिक सीमा की बात करें ना, तो देखिए ये कहना है कि ये घरेलू सीमा तो है ही, क्योंकि ये जितना डिसीजन हो रहा है उसके हिसाब से चल रहा है। ये अमेरिका वाला यहाँ पर इसका डिसीजन चल रहा है, तो डिसीजन किसका, आपका अपना घर में डिसीजन आप ही का घर का चलेगा, दूसरे का डिसीजन चलेगा? जहाँ पर डिसीजन चल रहा है आपका घर का, दूसरे में जाइए तो कह तुम्हारा घर है कि डिसीजन देंगे, कौन है तुम्हारा घर का, सीधा बोलेगा। इसका मतलब यहाँ पर डिसीजन चल रहा था, इसका घर हो गया, ठीक है, ठीक है, अमेरिका का हो गया। और यहाँ से जो पैसा कमाएगा, इसीलिए अपने घर से पैसा जो कमा रहा है, तो घरेलू सीमा के अलावा इसको आर्थिक सीमा भी कहते हैं। क्लियर? इसको आर्थिक सीमा भी कहते हैं, घरेलू सीमा या आर्थिक सीमा, दोनों वही होंगे। तो आर्थिक सीमा मिल जाए तो घरेलू सीमा ही समझना है, और घरेलू सीमा भी मिल जाए डोमेस्टिक, है ना, तो आपको आर्थिक सीमा समझना है, दोनों का एक ही है। और राष्ट्रीय आय जहाँ की बात होता है, राष्ट्रीय आय में एक ही चीज़ बता रहे हैं कि सिर्फ निवासी के द्वारा ही प्राप्त इनकम को इसमें रखा जाता है, और घरेलू सीमा में, है ना, दोनों को रखा। जैसे ये तो है ही, देखिए ये तो कमा ही रहा है, प्लस हम भी तो इस देश में हैं, हम भी तो हैं, मतलब कि भारत में हम भी हैं और यूएसए वाला भी आ गया, दोनों आ गया, तो दोनों के क्या, दोनों की इनकम को जोड़ देंगे घरेलू सीमा के अंदर। सुना? जैसे लगेगा कि मेरा घरेलू सीमा में कितना उत्पादन हो रहा है, मान लीजिए कि चाइना का उत्पादन हुआ, उत्पादन कर रहा है चाइना, ठीक है, समझ लीजिए चाइना उत्पादन किया, यहाँ पर उत्पादन कर रहा है, तो ये उत्पादन तो जोड़ेंगे ही, है ना, ये उत्पादन से प्राप्त आय को जोड़ेंगे ही, प्लस हम भी जो उत्पादन कर रहे हैं और उससे जो प्राप्त आ रहा है उसको भी जोड़ देंगे आर्थिक सीमा का, घरेलू सीमा के अंतर्गत। समझ में आ रहा बात को? अब जैसे मान लीजिए कि चाइना उत्पादन किया 10,000 रुपया का, ठीक है, वस्तु उत्पादन किया जिसका कीमत 10,000 रुपया था, ठीक है, चाइना हमारे कहाँ, हमारे देश में, है ना, हाँ उसका भी जुटेगा, और हम जो कर रहे हैं उसका भी जुटेगा, ठीक है। और यही अगर मेरा ही आदमी अगर चाइना में कर रहा है तो हम उसका नहीं जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे। अगर हम अगर चाइना में करेंगे तो हम मेरा यहाँ नहीं जुटेगा। हाँ हाँ, ये आर्थिक वाला जो है कि उसका चला गया, ठीक है, ये फिर से समझना पड़ेगा आपको। ये आपका घरेलू सीमा हुआ, घरेलू सीमा में कह रहे हैं, घरेलू सीमा के अंतर्गत दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है ना, दोनों को जोड़ेंगे। घरेलू सीमा के अंतर्गत दोनों को जोड़ते हैं, विदेशी जो विदेश यहाँ पर रहकर उत्पादन कर रहा है और हम उत्पादन कर रहे हैं, निवासी और गैर निवासी दोनों, ठीक है। और नेशनल इनकम में सिर्फ यहाँ के लोगों के द्वारा ही या तो विदेश से इनकम जनरेट ला रहा है या तो यहाँ रह कर जनरेट कर रहा है। एक बार और हम कुछ नहीं, हम आपको समझा ही करेंगे, नहीं समझ आ रहा फिर समझिए, थोड़ा सा समझिए, हम फिगर से समझाते हैं, ठीक है, हम फिगर समझा देते हैं, समझ लीजिए, बहुत दिक्कत हो रहा है, ठीक है। चाइना हो गया, यूएसए, सुनिए ये इंडियन हो गया, ठीक है, ये हो गया इंडिया, इंडिया के व्यक्ति है यहाँ पर, ये ठीक है ना, ये मुंह नाक बना देते हैं, ठीक है, ये अमेरिका वाला हो गया ऐसे, ठीक है, यही चाइना वाला हो गया ऐसे, ठीक है, तनी तनी को, ठीक है। अब ये इंडिया के अंतर्गत ये रह रहा है, ठीक है, इंडिया में सब लोग ये शामिल है, समझिएगा।
तो यहाँ पर उत्पादन करने के व्यूज आया, कोई कंपनी खोले हुए है ना, चाइना का कंपनी है, अमेरिका का कंपनी है। तो चाइना का उत्पादन और यूएसए का जो कंपनी यहाँ उत्पादन कर रही है और इंडिया का कोई व्यक्ति यहाँ उत्पादन कर रहा है, तो इस सब उत्पादन जो हुआ है इसका कारक आय है ना, इससे प्राप्त इनकम घरेलू सीमा के अंतर्गत जुटेगा। समझ आया बात को? क्लियर? घरेलू सीमा के अंतर्गत जुटेगा। क्लियर? ठीक है, समझ आ रहा है ना बात को? और यही चीज़ अब देखिए, पहले दिमाग लगा लीजिए, दिमाग लगा। और यही चीज़ उल्टा समझिए, अब इसका उल्टा समझिए कि अगर हम अगर चले गए चाइना में, ठीक है, तो जिस तरह से हम उसका इनकम को यहाँ है तो हम जोड़ रहे हैं, तो हम उसके अब वहाँ जाएंगे तो वो अपने देश में जोड़ेगा। समझा है बात को? जैसे कोई कंपनी ABC कंपनी है, तो भारत का ABC कंपनी चला गया चाइना उत्पादन करने के लिए, तो वहाँ वो जुटेगा। ठीक है, वहाँ का GDP में वो जुटेगा, यहाँ के GDP में नहीं जुटेगा। इसीलिए कहा जाता है कि GDP बढ़ाना हो तो उत्पादन को बढ़ाना होगा, और उत्पादन को बढ़ाने के लिए या तो विदेशी से मदद लीजिए या तो खुद बनाइए। इसीलिए ना विदेशी को बुलाया जाता है, यहाँ हमारे यहाँ कंपनी बैठाइए, कहा कि GDP को बढ़ाने के लिए, ताकि उत्पादन होगा तो GDP बढ़ जाएगा जैसे बढ़े। और नेशनल इनकम का मतलब ये हुआ कि नेशनल इनकम में क्या होता है कि हमारे जो है हो गए भारतीय, दो गो व्यक्ति हैं A और B करके, ठीक है, A और B दो व्यक्ति, A बेचारा यहीं पर है पटना में, ठीक है, और B बेचारा कहाँ है? USA में। तो नेशनल इनकम में है तो दोनों भारत के, तो नेशनल इनकम में कहीं भी हो तो उसका इनकम को हम लोग यहाँ पर जोड़ते हैं राष्ट्रीय इनकम में। तो राष्ट्रीय इनकम निकालना हो तो दोनों जोड़ देंगे, और घरेलू इनकम निकालना हो तो ये जो USA वाला रहेगा है ना, जो इंडिया वाला USA में है उसका इनकम को हम लोग नहीं जोड़ेंगे। अब क्लियर हुआ? बोलिए। और किसी को दिक्कत है? बोलिए, दिक्कत है? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अब तो इतना उपाय लगा दिए चलिए, अब देखते हैं, सबका मौसम मौसी के सबके फिगर बना दिए हैं, ठीक है। चलिए आप लिखिए, अब लिखिए, हम बताए थे कि जब ये इन्फ्लेशन जब पढ़ा रहे थे इन्फ्लेशन, तो उसमें हम GDP डिफ्लेटर की बात किए थे, है ना, जो हम छोड़ दिए थे। हम बताए थे कि जब ये पढ़ाएंगे नेशनल इनकम तो उसी में हम इसको बताएंगे, ठीक है। तो लिखिए, अब उसी का हम लोग लिखिए, टॉपिक दीजिए वास्तविक GDP यानी कि रियल GDP और नॉमिनल GDP, वास्तविक GDP और मौद्रिक GDP, वास्तविक GDP और मौद्रिक नॉमिनल, मौद्रिक या सांकेतिक भी इसको कहते हैं, सांकेतिक GDP, सांकेतिक GDP यानी वास्तविक और रियल, और इसको कहते हैं नॉमिनल, ठीक है, ठीक है। कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा क्या, ऐसी यही दोनों चीज़ जो है कि GDP डिफ्लेटर के लिए चाहिए, फार्मूला के लिए। इसीलिए हम वहाँ पर नहीं पढ़ाए थे, ठीक है। वहाँ पर पढ़ाते तो हमको नेशनल इनकम पढ़ाना पड़ता, संभव था नहीं था। तो बहुत लोग क्या करता है ना, वहीं पर पढ़ा के निकाल देता है ना, लेकिन कहाँ पर पढ़ाना चाहिए एक्चुअली वो पता कब से होना चाहिए। वहाँ पर तो बता दिए, लेकिन कुछ समझ में आएगा नहीं समझ में, ठीक है, क्योंकि उसके लिए GDP चाहिए। GDP आ गया ना, वहाँ पर हमको GDP पढ़ाना पड़ता, संभव था नहीं था। देखिए, पहले फार्मूला समझ लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद हम बता देंगे। रियल GDP और एक होता है नॉमिनल GDP। क्या होता है कि रियल GDP जो है कि फार्मूला होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस, ठीक है, इसका भी वही होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि रियल GDP में बेस ईयर क्या होता है, आधार वर्ष है ना, आधार वर्ष रहता है। इसमें बेस ईयर एक रहता है आधार वर्ष।
तो इसका जो आधार वर्ष है पता है क्या, 2011-12। लेकिन इसमें जो लिया जाता है ये, इसका जो प्राइस लिया जाता है ये वर्तमान का, किसका, ये वर्तमान का लिया जाता है इसमें प्राइस। और जबकि इसका प्राइस के लिए आधार वर्ष रखा गया 2012। आधार वर्ष क्या है बताइए तो, बेस यार आखिर है क्या? नहीं, वो चीज़ नहीं होता। आधार वर्ष किसको रखा, हाँ वो तो ठीक है, वो आप जो करें ठीक है, लेकिन आधार वर्ष को मतलब किस साल को आधार वर्ष माना जाता है? एक तरह से 11 तो है, मतलब कि एक होता है ना कि किसी वर्ष को आधार वर्ष ले लिए, मन किया कि 6-7 को ले लिए, मन किया कि चलो 9-10 रख लेते हैं, मन किया कि 4-5 को रख लेते हैं, पहले 4-5 था, ठीक है, 4-5 11-12 हो गया। आखिर ऐसा क्यों चुना जाता है आधार वर्ष 11-12 को ही क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? और पहले भी चुन सकता, बाद वालों को भी चुन सकता। आधार वर्ष एक ऐसा वर्ष होता है, उस वर्ष को आधार वर्ष रखा जाता है जिस वर्ष में ना तो सुखाड़ न बाढ़ आया हो, मतलब सब देश में नॉर्मल हुआ हो, नॉर्मल ना। जैसे महामारी आ गया तो कभी भी जो महामारी जो आया ये कोरोना वाला, ये कभी भी इसको आधार वर्ष में नहीं रखा, क्योंकि ये ऑलरेडी डूबा हुआ वर्ष था। अब इससे कंपेयर करेगा किसी देश को तो दिक्कत, कंपेयर किससे करना चाहिए? अपने लेवल से, यही ना होता है। जैसे आप कंपेयर कर लीजिएगा कि मतलब 2 नंबर आपको आ रहा है, 2 नंबर है ना, आप बहुत खुश है, किससे कंपेयर करें? जिसको 0 नंबर आ रहा है, तो बोलिए अच्छा लगेगा, है ना? नहीं ना, मेरा एगो भाई था, है ना, भाई है तो अंकल का बेटा है, तो उसको 1 नंबर भी आता था ना, उसको डांटते थे ना कि 1 नंबर आया ना मेरा, 1 नंबर में तो खुश है? तो हाँ, फलना के 0 नंबर आया था। हम कहे कि देखो इसको का, है ना, 1 नंबर में खुश रहता था। ये गजब का है ना। पहले शुरू में स्कूल में टॉपर रहता था, है ना, उसको सब लोग मैम मानती थी, बढ़िया स्कूल में पढ़ता था। उसके बाद धीरे धीरे कंप्लेन आना शुरू हो गया, फिर लास्ट में है ना वहाँ के टीचर क्या कहता है, कहता है कि सुनिए एगो आप ही के बच्चा से मेरा स्कूल नहीं चल रहा है, ये बहुत बड़ा बदनामी है, लेके जाइए। वो कुछ पढ़ भी नहीं करता था। फिर धीरे धीरे उसको मैम कहती थी कि निकालो बुक, तब निकालता था, फिर निकाल के बैठ जाता था, फिर कहते पेन निकालो, तब निकालता था, फिर कहता लिखो, तब लिखना शुरू करता था। परेशान हो गई थी, अब ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये 2011-12 है ना, रियल जीडीपी के लिए 2011-12 है और नॉमिनल जीडीपी में वर्तमान है। इसका मतलब अगर रियल जीडीपी अगर बढ़ाना हो, समझ लीजिए बात को, उसके बाद हम सब लिखा देंगे। अगर रियल जीडीपी बढ़ाना हो तो पता है कि स्थिर है, प्राइस आपका क्या लेगा, प्राइस यहाँ पर स्थिर है, क्योंकि 2011-12 है ना, तो प्राइस जो 2011-12 में उसी को प्राइस लेना पड़ेगा। लेकिन अगर रियल जीडीपी का बढ़ाना हो सही में, तो क्या करना, प्राइस को तो हम बढ़ाएंगे नहीं। इसका मतलब हमको क्वांटिटी को, मतलब उत्पादन को बढ़ाना होगा, तब जाके बढ़ाएगा। इसीलिए प्रश्न पूछ देगा बढ़ाने के लिए, है ना, उसमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, तो क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी क्या है, फिक्स है। लेकिन ये वर्तमान, ये जो है नॉमिनल जीडीपी में क्या करते हैं, वर्तमान समय का लेते हैं। अगर नॉमिनल जीडीपी बढ़ाना हो तो 2 तरीके से बढ़ सकता है। एक तो अगर हम क्वांटिटी को बढ़ा दें तो बढ़ जाएगा कि नहीं, बढ़ जाएगा ना। क्वांटिटी को जहाँ पर जैसे प्राइस उतना ही रखें, जो प्राइस 10 रुपया था 10 रुपये ही रखें, लेकिन क्वांटिटी को हम बढ़ा दिए, पहले 10 उत्पादन होता था 20 कर दिए, तो बढ़ गया कि नहीं, 200 हो गया, है ना। लेकिन हम क्वांटिटी को नहीं बढ़ाते हैं, हम कहें कि ना क्वांटिटी को नहीं बढ़ाएंगे, तो प्राइस को बढ़ा देते हैं, वर्तमान मूल्य पर प्राइस को बढ़ा देंगे कि चलो इस वस्तु का दाम 10 रुपया न करके हम 20 रुपया कर देते हैं। अब इसको क्वांटिटी उतना ही रखेंगे, फिर भी बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। इसका मतलब अगर नॉमिनल जीडीपी बढ़ाना हो, है ना, तो या तो प्राइस को बढ़ा देंगे और नहीं तो क्वांटिटी को बढ़ा देंगे। तो समझ में आ गया रियल जीडीपी और ये नॉमिनल जीडीपी। कोई दिक्कत किसी को बताइए, नहीं ना, तो लिख लीजिए, हम लिखा देते हैं, लिख लीजिए, फिर अंतर हम लिखा देंगे, फिर दोनों में हम अंतर लिखा देंगे, ठीक है।
पहले ये लिख लीजिए, वास्तविक जीडीपी लिखिए। वास्तविक जीडीपी एक लेखा वर्ष के दौरान, लेखा वर्ष पता है, समझ में आ रहा ना, अकाउंटिंग ईयर, एक लेखा वर्ष के दौरान देश की घरेलू सीमा में, देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का, उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य, बाजार मूल्य है, अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य है जिसका अनुमान आधार वर्ष के, जिसका अनुमान आधार वर्ष के मूल्यों का प्रयोग करके लगाया जाता है। प्रयोग करके लगाया जाता है। इसकी गणना स्थिर मूल्य पर की जाती है। अब बाकी ये फार्मूला लिख लीजिएगा, ठीक है ना, सिर्फ फार्मूला लिखिएगा, ठीक है। और Q मतलब क्वांटिटी और P मतलब प्राइस। इसकी गणना स्थिर मूल्य पर की जाती है। एक चीज़ बताए सही से आप लोग को, जो इतना प्यार से आप लोग को समझाते थे ना, तो सही बात है कि कहीं पर मिलेगा नहीं, सच्चाई यही बताते हैं, सच्चाई बताते हैं। घरेलू सीमा और इस राष्ट्रीय सीमा बहुत लोग गड़बड़ होता है, सच्चाई है, बहुत लोग गड़बड़ होता है, समझ में नहीं आता। और कहीं पर भी देख लीजिए यूट्यूब पर, इतना क्लियर आपको नहीं मिलेगा। हाँ, क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ, उस समय समझ बात सही है ना, बात सच्चाई है। थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन नहीं, उसके लिए समझ, देखिए इसके लिए क्या होता है ना, बार बार इसको प्रयास करना पड़ेगा अपने से। देखिए इकोनॉमिक्स क्या है ना, कि इसमें अपने से दिमाग लगाना पड़ता है क्वेश्चन में, अपने से दिमाग। जैसे मान लीजिए हम इन्फ्लेशन का ही क्वेश्चन आ जाए, जैसे इन्फ्लेशन का ही हम क्वेश्चन पूछ दिए उनसे जो इंटरव्यू में बेचारा आए थे, हम बोले कि बताइए जब इन्फ्लेशन होने पर, है ना, आयात पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो बोले कि सर थोड़ा सा समय दीजिए, तो ले लीजिए समय। तो ये क्या होता है ना, हम जानते हैं कि इंटरव्यू ऐसा चीज़ है ना कि आया हुआ क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा। निश्चित आया हुआ क्वेश्चन ऐसा नहीं हो कि हड़बड़ा के कुछ भी बोल दिए, समय लिए फिर भी दिमाग नहीं काम कर रहा तो आप सॉरी बोल दीजिए, ठीक है ना। तो हम बताए थे ना क्या प्रभाव पड़ेगा आयात पर इन्फ्लेशन का, बताइए। आयात बढ़े कि घटे, मतलब इंपोर्ट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा कि घटेगा इन्फ्लेशन बढ़ने पर। आयात घटेगा। अरे जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ने के पीछे कारण क्या है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो क्या करेगा, डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम है, तो डिमांड की अपेक्षा सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा, यही ना करना पड़ेगा। तो मान ली कि सप्लाई को बढ़ाना है, वस्तु यहाँ पर नहीं तो क्या करेगा, वस्तु को आयात कर लेगा, यही नहीं करेगा, यानी कि आयात को बढ़ा देगा। अच्छा, जब वस्तु यहाँ पर है ही नहीं ऑलरेडी, अगर निर्यात कर देगा तो महंगाई तो और ना बढ़ जाएगा, निर्यात को रोक देगा। यही सोचना है, और क्या, यही सोचना है, सोचना यही है। इसीलिए हम पूरा समझा के पढ़ाए हैं, ठीक ना। आप लोग उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। चलिए, क्या पढ़ा रहे थे, हाँ ठीक है। बाकी फार्मूला लिख लीजिए इसको, और फिर लिखिए आप लोग मौद्रिक, है ना,
मौद्रिक जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी लिखिए। एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के वर्तमान मूल्यों से अंतिम वस्तु समझ में आ रहा ना, है ना, फाइनल गुड्स जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के वर्तमान मूल्यों से है। इसकी गणना चालू मूल्य पर की जाती है। चालू मतलब वर्तमान मूल्य पर की जाती है। बाकी ये लिख लीजिएगा, नॉमिनल जीडीपी इक्वल टू, बस वही बात। इसमें दो चीज़ आप बना सकते हैं, अगर ज़्यादा समझ ना हो तो आप दो चीज़ हम यहाँ पर करते हैं। एक चीज़ यहाँ पर ये कर सकते हैं कि एक बार नॉमिनल जीडीपी कब बढ़ सकता है, एक बार नॉमिनल जीडीपी बढ़ाने के लिए या तो प्राइस को बढ़ा दीजिए, ठीक है ना, एक बार प्राइस को दिखा दीजिए कि प्राइस बढ़ गया, और एक बार दिखा दीजिएगा कि नॉमिनल जीडीपी बढ़ने के लिए, नॉमिनल जीडीपी बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, है ना, क्वांटिटी गुने प्राइस। हम क्या कर सकते हैं, क्वांटिटी को भी बढ़ा के हम क्या कर सकते हैं, नॉमिनल जीडीपी को बढ़ा सकते हैं, जबकि इसमें रियल जीडीपी में सिर्फ क्वांटिटी को ही बढ़ा के हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आप दो फिगर यहाँ पर बना सकते हैं, एक प्राइस बढ़ाएंगे तब बढ़ जाएगा, एक क्वांटिटी बढ़ाएंगे तब बढ़ जाएगा, और एक ये भी हो सकता है कि दोनों बढ़ा देंगे, नॉमिनल जीडीपी, है ना, क्वांटिटी भी बढ़ा दीजिए और प्राइस को भी बढ़ा दीजिए, दोनों हो सकता है, दोनों परिस्थिति हो सकता है। अब इसका थोड़ा अंतर करवा देंगे तो ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। तो दो कॉलम बना दीजिएगा, एक रियल जीडीपी, एक नॉमिनल जीडीपी। दो कॉलम बनाइए, एक वास्तविक जीडीपी और एक नॉमिनल जीडीपी। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना, बहुत घुमा फिरा के पूछ दिया था, चलो बता रहे हैं। लिखिए, वास्तविक जीडीपी की गणना स्थिर मूल्य पर की जाती है। जीडीपी की गणना स्थिर मूल्य पर की जाती है। जिसका आधार वर्ष 2011-12 है, जिसका आधार वर्ष 2011-12 है। उसमें लिखिए मौद्रिक वाला में, मौद्रिक जीडीपी गणना वर्तमान मूल्य या चालू मूल्य पर की जाती है। ठीक है, फिर रियल जीडीपी में लिखिएगा, वास्तविक जीडीपी की गणना तभी हो सकती है, वास्तविक जीडीपी की गणना तभी हो सकती है जब उत्पादन में वृद्धि होती है। जब उत्पादन में वृद्धि होती है, यहाँ पर देखिएगा कि भारत जो इस समय कोरोना के टाइम में, कोरोना के बाद सबसे ज़्यादा, विश्व का सबसे ज़्यादा तेज़ गति से जीडीपी बढ़ने वाला देश हो गया था, समझे। सब कहे कि ये तो बेईमानी है, कैसे हो गया, नहीं कहाँ प्रोडक्शन कहाँ बढ़ा था, कहीं सब कहने लगा कि भाई इतना भारत कैसे जीडीपी हो गया, भारत का इतना तेज़ रफ्तार से,
बेस ईयर नहीं, पहले जो फैक्टर कॉस्ट पर जो करता था ना, है ना, हाँ वो अब क्या कर दिया कि मार्केट प्राइस पर कर दिया था। हाँ वो क्या क्या कि मार्केट प्राइस पर कर दिया था, पहले फैक्टर इनकम पर करता था, ये मार्केट प्राइस पर कर दिया। तो मार्केट प्राइस में तो बहुत सारा कुछ होता है, बताए थे ना कि मार्केट प्राइस ऑफ फैक्टर पर तो कर दिया, तो दिखा दिया कि जीडीपी सबसे ज़्यादा होगी, तो दिमाग लगा दिया था। अब जैसे ये आधार वर्ष पर कीजिएगा, अब वर्तमान मूल्य पर कीजिएगा तो फर्क नहीं आएगा। ई कहाँ दिखाई देगा, ई कहाँ दिखाई देगा, बहुत का फर्क होगा ना। तब यही चीज़ तो इसीलिए बताते हैं कि ये जो बता रहे हैं जो जीडीपी डिफ्लेटर जो है, इसका मतलब कि इन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन निकालने के लिए ये इतना जटिल है, इसीलिए इसका यूज नहीं किया जाता, इसीलिए इसका यूज नहीं किया जाता है इन्फ्लेशन के समय में। ये इतना जटिल है कि जीडीपी की गणना करो तो ये गणना करो तो वो गणना करो, बहुत प्रक्रिया है ना, इसीलिए इसको यूज नहीं किया जाता। समझ आया? लिख लीजिए, फिर लिखिए, उसमें आगे बताएंगे फॉर्मूला। लिखिए, मौद्रिक जीडीपी में वृद्धि तभी हो सकती है मौद्रिक जीडीपी में वृद्धि तभी हो सकती है जब या तो उत्पादन में वृद्धि हो अथवा कीमत में, या तो उत्पादन में वृद्धि हो अथवा कीमत में, या दोनों में वृद्धि हो, या दोनों में वृद्धि हो। दोनों के मतलब उत्पादन और कीमत दोनों में वृद्धि हो। अब जैसे देखिए, अगर सही वास्तविकता कहा जाए कि जो जीडीपी देश की अगर निकालना हो तो नॉमिनल जीडीपी ठीक रहेगा कि रियल जीडीपी ठीक रहेगा? देखिए, अगर जीडीपी निकलेगा, अगर नॉमिनल जीडीपी निकाल देते हैं, है ना, तो नॉमिनल जीडीपी से दिखाई देगा कि जीडीपी बहुत बढ़ गया। अभी बता, प्राइस को बढ़ा के निकाल दे वर्तमान मूल्य पर, है ना, तो दिखाई देगा क्या क्या जीडीपी बहुत हो गया। लेकिन वास्तविकता ये है नहीं। अगर वास्तविकता अगर निकाला जाए तो आपको वास्तविक जीडीपी ही दिखाई देगा आधार वर्ष से। तो सही में देश का वृद्धि क्या हुआ, है ना, ग्रोथ क्या हुआ, वो इसी से ही रियल जीडीपी से सही पता लगेगा। बाकी ये तो दिखावटी है। नॉमिनल जीडीपी क्या है, ये आपको दिखावटी है। तो एक ये भी लिख लीजिए कि वास्तविक जीडीपी मौद्रिक जीडीपी की तुलना में, मौद्रिक जीडीपी की तुलना में आर्थिक समृद्धि का एक बेहतर सूचकांक है। इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बेहतर सूचकांक है। आर्थिक समृद्धि मतलब ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि का एक बेहतर सूचकांक है। जबकि उधर लिखिएगा, जबकि मौद्रिक जीडीपी में, जबकि मौद्रिक जीडीपी में वृद्धि होने पर केवल मुद्रा भ्रांति यानी कि मनी इल्यूजन, मुद्रा भ्रांति यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि आपको दिखावटी तो लगेगा लेकिन रियल में ये चीज़ है नहीं। ठीक है, मतलब दिखावटी क्या बोले, होने पर केवल मुद्रा भ्रांति उत्पन्न होती है। चलिए ठीक है, अब हम लोग जीडीपी अफ्लेटर पढ़ते हैं। ठीक है, सॉरी अफ्लेटर, डिफ्लेटर। अब यहाँ पर फॉर्मूला आपको दिखाई देगा जो छोड़े थे हम लोग। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर।
इसका हिंदी होता है डिफ्लेटर का अपस्फीति कारक। अपस्फीति कारक बहुत टेंशन है हिंदी पढ़ना, इसलिए डिफ्लेटर को याद रखिएगा, ठीक है। अब ये फार्मूला होता है, छोटा सा है, ज़्यादा फार्मूला नहीं है। नॉमिनल जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी बटा रियल जीडीपी, ठीक है। रियल जीडीपी इंटू 100, क्लियर। बस यही था आपका जीडीपी डिफ्लेटर, जो हम थोड़ा सा छोड़ दिए थे आप लोग को। ये किसके में काम आता है, किस में काम आता है? ये मुद्रास्फीति की गणना के लिए, ठीक है, यानी कि इन्फ्लेशन का गणना करने के लिए। ठीक है, समझ आ गया? चलिए, अब कुछ और हम लोग बात कर लेते हैं। आज कोशिश करेंगे कि इसको ख़त्म हो जाए, हमको भी कहीं निकलना ही है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए तब तक। क्या बोले? हाँ, आर्थिक समृद्धि, हाँ हाँ बताए थे। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में यह अंतर है, एक होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, एक होता है इकोनॉमिक डेवलप, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये होता है कि जैसे आपका इनकम बढ़ गया, ठीक है, ग्रोथ हो गया, लेकिन इनकम के साथ साथ अगर आप फैसिलिटी या लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा लेते हैं तो होता है डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी देश में इनकम बढ़ गया, लेकिन हॉस्पिटल फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी उसी तरह से है, सब जा रहा है विदेश इलाज कराने जा रहा है, तो उस देश का इकोनॉमिक डेवलप हम नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए आप आगे चल के ग्रोथ सिर्फ नहीं, डेवलपमेंट करने के बारे में सोचिएगा, ठीक है। इनकम के साथ साथ पढ़ाई लिखाई के, है ना, जो आपके जो भी हो, नमूना राई है जो भी, है ना, उसका, है ना, पढ़ाई लिखाई का स्तर बढ़ाना है, सब कुछ का स्तर बढ़ाना है। एक हम रियल में कि हम अभी स्टेटस लगाए अपने मोबाइल में, ये व्हाट्सएप में, उसमें क्या है बताते हैं कि मम्मी उसकी टीवी देख रही है, ठीक है, टीवी देख रही, बच्चा आया स्कूल से, बल्ला एगो बेड लेकर आया है, और रिमोट लेने के चक्कर में एकदम आराम से आया है, बेड लेकर आया है, अब अपने मम्मी को माथा पर मारा है ना, मम्मी उसकी वहीं पर गिर गई, आराम से, है ना, रिमोट नहीं मोबाइल था, मोबाइल आराम से उठाया है, आराम से बैठ कर अपना चला रहा है मोबाइल। सोचिए मोबाइल का क्या आदत है ना, क्या मोबाइल का, इसीलिए कहते हैं बच्चे लोग का मोबाइल ज़्यादा नहीं देना चाहिए, एक टाइम को फिक्स कर दीजिए, सुनना। कभी कभी होता है कि काम कर रहे हैं, फुर्सत नहीं है, रो रहा है बच्चा, चलो कभी कदार हो गया दे दिए, लेकिन एक जो आदत जो है ना, हम देख रहे हैं लड़कों को जो मोबाइल का आदत है ना, बहुत, लड़का लोग को क्या, बूढ़ा लोग के, बूढ़ी लोग के एकदम जहाँ बैठल है ना हुए मोबाइल चालू कर ले है, गजब है। ट्रेनों में देख रहे हैं कि जो ना सुनने को वो सुन रही है, हाँ, जो मन करे ना सुनना शुरू कर ये गाना। अब ये सब कुछ समझ में आता है ना, कहीं से मोबाइल वाला जुगाड़ हो गया, कोई दे दिया, है ना, बेटा कमाना शुरू कर दिया होगा तो मम्मी को मोबाइल ला के दे दिया, दादा को मोबाइल ला के दे दिया, और जो ना सुनने का वो सुन रहा है ना, आम इंग्लिश समझ में नहीं आता, बहुत सारा दिक्कत हो गया है, समझे। और इससे चिड़चिड़ापन हो गया है, घर में जो एक होना चाहिए ना रहन सहन, वो बेकार हो चुका है, शर्म नाम का कोई चीज़ अब नहीं रहा है, कोई भी किसी के सामने कुछ भी बोल रहा है, हम ये चीज़ घर में देख रहे हैं, है ना, तो ये सब चीज़ सब उसी का प्रभाव है। बच्चा लोग, बच्चा आया, देखिए कैसे एक कहानी, जो आप नहीं जानते वो जान रहा है,
जो चीज़ आप नहीं जानते वो जान रहा है। हाँ, उसके घर में कुछ नहीं है, सब शिक्षित परिवार है, लेकिन उसका मुंह से इतना रामबाण बढ़िया बढ़िया निकलेगा ना जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये सब क्या रील का प्रभाव है। रील देख रहा है, रील में कुछ मन कर रहा है, कोई भी बना रहा है, बस काम खत्म। शादी होने से पहले ही डिमांड आता है, हम तो रील बनेबे करेंगे, आपको छोड़ देंगे लेकिन हम रील नहीं बनाना छोड़ेंगे, है ना। पहले रील तो हम नहीं, एकदम नहीं, बाप रे, उसके बिना हम जिंदा रहेंगे नहीं, जिंदा रहेंगे, है ना। रील बनेबे करेंगे, है ना। हमको जो है कि रील बनाने के लिए सब कुछ व्यवस्था कर दीजिएगा। हाँ, रिंग, हाँ, सब कुछ व्यवस्था कर दीजिएगा। जो मतलब कि ऐसा मुसीबत है ना, किसी कहना नहीं। ठीक है, समझ गए ना। चलिए अब हम लोग लिखिए इंडस्ट्री इन नेशनल इनकम कैलकुलेशन, राष्ट्रीय आय की गणना में उद्योग। हेडिंग डालिए राष्ट्रीय आय की गणना में उद्योग। गणना में आप लोग भी मोबाइल से थोड़ा सा हट के रहिए, ज़्यादा मोबाइल यूज नहीं करें। सोने के वक्त में मोबाइल आप लोग बिल्कुल हटा दीजिए, है ना। इसलिए ना कि अगर सोने जा रहे हैं और मोबाइल जैसे ही हाथ में आएगा ना तो कैसे 2 घंटा बीतेगा कोई गारंटी, है ना, उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जब सोने से पहले उसको मोबाइल को हटा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। एक मेरी स्टूडेंट आती थी यही जगदेव पथ में, है ना, उसके घर का वो नियम था, बहुत बढ़िया नियम, हमको अच्छा लगा। उसके पापा जी आए हुए थे। नियम यही है कि रात में सबका मोबाइल जमा हो जाता गार्जियन के पास। सबका मोबाइल जो है ना, रात में सबका मोबाइल जमा हो जाता है। एक टाइम है, इतना बजे के बाद मोबाइल किसी के हाथ में नहीं रहेगा, है ना। सबका मोबाइल जमा, क्योंकि बहुत बढ़िया एक चीज़ तो हम सीख मिला हमको, है ना, कि आप मोबाइल सबका रात में एक बार जमा कर देना है। कॉल आएगा तो फिर ठीक है, नहीं उसके बाद कॉल नहीं, जैसे एक नहीं, जैसे जैसे जब वैसा आएगा ना, जैसे कॉल आएगा तो ठीक है, बात कर लीजिएगा। हाँ हाँ तो नहीं, कुछ मोबाइल कुछ नंबर सार्वजनिक होना चाहिए कि है ना, उसके पास नहीं कॉल जा रहा तो चलिए बाद में बात कर लेंगे। नहीं, बहुत मोबाइल का आदत बहुत दिक्कत है, इससे बहुत तब बहुत दिक्कत है ना। अब बच्चा लोग को, हम बच्चा लोग को देखते हैं तो फ़ोन करते हैं तो क्या कर रहा है, मोबाइल देख रहा है, 2 बजे रात तक मोबाइल देख रहा है। सुबह में बच्चा को उठना है स्कूल, है ना, तो कहे पेट में दर्द हो रहा है। ये नहीं दर्द कर रहा, बहाना बच्चा कह कैसे एक बहाना, है ना, रोना है स्कूल में, कई रात भर तो मोबाइल देखा, यही सब दिक्कत है। हाँ सही बात है, पैकेट कम डलाएगा। हाँ एकदम सही बात है ना। तो चलिए इसमें एक हम लोग को पढ़ना है कोर इंडस्ट्री, ठीक है, कोर उद्योग, कोर, ठीक है, कोर इंडस्ट्री। कोर उद्योग उसको कहते हैं, पता है कोर उद्योग किसको कहते हैं? पूछ देगा कि निम्नलिखित में कौन सा कोर उद्योग नहीं है, ऑप्शन में दे देगा। मुख्य जो उद्योग है उसको कोर उद्योग में रखा जाता है, और भारत में मुख्य उद्योग 8 हुआ है। उस सभी वो 8 उद्योगों को बताते हैं कौन कौन है, ये सभी 8 उद्योगों को कोर उद्योग में रखा गया है, ठीक है। फिर पहले इतना लिख लीजिए और कौन कौन वो भी लिख लीजिए, उसके बाद बताएंगे इसकी मतलब इंडस्ट्री का भी, है ना, जीडीपी वगैरह उसमें क्या होता है, निकलता है, ठीक है।
इसीलिए तो सबको निकालना ठीक बात है, इतना सारा इंडस्ट्री खिलौना का है तो क्या का है, सबका संभव है। तो मेन मेन उद्योग का मिला के निकाला जाता है। लिखिए, वह उद्योग जो किसी अर्थव्यवस्था के मुख्य उद्योग होते हैं, किसी अर्थव्यवस्था के मुख्य उद्योग होते हैं, कोर उद्योग कहलाता है। भारत में 8 कोर उद्योग हैं। भारत में 8 कोर उद्योग है। कोर उद्योग की समृद्धि दर यानी कि वृद्धि दर, कोर उद्योग की समृद्धि दर की गणना, जो मतलब जो कैलकुलेशन करता है, DPIIT कौन करता है? DPIIT, इसका लिख लीजिए, फुल फॉर्म लिख लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड हिंदी में लिखिएगा तो लिख लीजिए, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, के द्वारा की जाती है। गणना DPIIT द्वारा की जाती है। इसके लिए आधार वर्ष 2011-12 का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए आधार वर्ष 2011-12 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। अब कोर उद्योग कौन कौन है उसका नाम लिख लीजिए 8 का, कहा कि ये याद कर लीजिएगा, पहले ही बता देते हैं, है ना। इसमें से छांटने के लिए कभी कभी दे देगा। दरोगा का आप लोग ये देखते हैं कि नहीं? दरोगा का एग्ज़ाम नहीं कहा है ना, इस बार वैकेंसी अच्छा खासा आएगा। हाँ, हाइट कहाँ मांगता है जी? यहाँ 5 फीट तो हाइट है मांगता है सभी लड़की। अब सब पूरे कैटेगरी का लड़की का हाइट 5 फीट कर दिया है, बहुत पहले कर दिया, 2 साल पहले से कर दिया। पहले था हाइट 5 फीट 3 इंच था, ठीक है ना। अब हाइट सबका 5 फीट कर दिया, ठीक है। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग फॉर्म भर सकते हैं, है ना। हाँ, लड़का का ऐसे 5 फीट 4 इंच है, 5 फीट 4 इंच लगता, 5 फीट 4 इंच है। नहीं 5 फीट 4 इंच आपका, 5 फीट 4 इंच कहाँ, 5 फीट 4 इंच से कम ही है जो ये आरक्षण में जो है। अब बाकी का सबका 5 फीट 5 इंच से ऊपर है, ठीक है ना। 1.65 लेता है, 1.65 है ना, 165 लेता है,
कैलकुलेशन करके देख लीजिए, 5.5 फीट मांगता है जनरल का। मेरा टीचर वाला में नहीं, हम टीचर के फॉर्म में नहीं भरते हैं। तो यहाँ पर जो है कि हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, 2 चीज़ का व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक है। बहुत जल्दी सब कुछ व्यवस्था, एक सचिवालय के लिए व्यवस्था कर रहे हैं और दरोगा का व्यवस्था कर रहे हैं, और बहुत जल्दी आने वाला है। इस बार 3000 प्लस वैकेंसी आएगा सचिवालय का, और दरोगा का 2500 मान के चलिए आएगा, ठीक है। हाँ, तो बहुत जल्दी सब कुछ है ना। एक बार संडे को हो चुका है मीटिंग वूटिंग, तो समझिए कि हो सकता है इस मंथ से या तो नेक्स्ट मंथ से हो जाएगा शुरू। अभी ऑनलाइन ही चलेगा। क्या बोल रहे? हाँ, तो बीएड किए हुए हैं ना, तो हो चुका है ना, तो ठीक है, उसमें कौन से हो जाएगा। अच्छा, आने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, कहाँ नहीं होगा, ऐसा बात थोड़ी नहीं होगा, हो जाएगा। थोड़ा देखिए, सही बताते हैं उसके लिए ना एनसीईआरटी खूब कवर कीजिए। तो एनसीईआरटी बहुत महत्व है टीचर वाला में, बहुत बहुत ज़्यादा उसका है। उससे बाहर प्रश्न पूछ ही नहीं रहा, उसको पूरा बढ़िया से उसको पढ़ लीजिए। चलिए पहले लिख लीजिए कौन कौन है, लिखिए। कोयला, हाँ सीरीज में लिखिए, ठीक है, लिखते जाइएगा नीचे से ऊपर तक। कोयला, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। अरे हम लोग बोरा बिछा के पढ़ने वाला लड़का है तब पता है ना, हम लोग जहाँ जिस स्कूल में पढ़ते थे ना, हर एक शनिवार के शनिवार गोबर लेके जाते थे, गाय है ना, गाय का गोबर समझा था ना, मिट्टी पर बैठ के बोरा बिछा के बैठते थे। पूरा उतना लड़का आता था तो धूल धूल पूरा हो जाता था। तो हर एक संडे को हम लोग लेके जाते थे, पानी का व्यवस्था हम लोग करते थे, गोबर का व्यवस्था हम लोग करते थे। गाय का गोबर है ना शुद्ध माना जाता है, और उसको पूरा निपने का काम लड़की लोग करते थे, है ना, सब लोग उनको निपने का। तो ये ऐसा जगह पर पढ़ते थे हम लोग। और सही बात है ना कि पढ़ाई हुई होता है। अब आज जो है टेबल कुर्सी पर बैठा देता है, बस हो गया, है ना। उसके बाद स्कूल से निकलता है ना, तो देखिएगा लड़कन के दिमाग, है ना, क्या क्या बोलेगा, मतलब भर रास्ता झगड़े करता है, फैटा फैटी एकदम पूरा गर्दा छुड़ाता है। अब हाँ, अब उस समय हम लोग जो थे, है ना, क्रिकेट भी खेलते रहते थे ना। अब देख लिया कि लड़का, अरे सर आ रहे साइकिल से, सब क्रिकेट में सब बैट बॉल सब छोड़ के सब लोग गया खेत में कि देख रहे। तो ऐसा बात था। अब कौन डरता है जी, अब तो आपका कि चलो ना, तो स्कूल क्लास में लड़ना शुरू कर देता है ना। इसलिए पढ़ना तो पढ़ बेटा, नहीं पढ़ना तो जाओ घर, कोई ज़रूरत नहीं। लिखिए, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, हाँ नेचुरल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, रिफाइनरी, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, है ना, रिफाइन खाते हैं ना, तो रिफाइनरी उत्पाद, जैसे जो मतलब कि पेट्रोलियम से जो पदार्थ प्राप्त होता है वो सब चीज़। उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, बिजली, ये 8 कोर इंडस्ट्री है। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। क्या? कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, फिर उसके बाद इस्पात। अब ये इसी के आधार पर, इसी इंडस्ट्री के आधार पर, है ना, हम लोग एक सूचकांक निकालते हैं जिसको कहते हैं आईआईपी। क्या कहते हैं? आईआईपी। आईआईपी का मतलब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो लिखिए, एक टॉपिक दीजिए, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन।
IIP, हिंदी में लिखे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, ठीक है। तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए यही 8 जो है ना कोर इंडस्ट्री, उसी को हम लोग लेके चलते हैं। तो यहाँ पर समझिए कि अगर कोर इंडस्ट्री बढ़ता है, अगर कोर इंडस्ट्री बढ़ता है, उसका उत्पादन अगर बढ़ जाता है, इसका मतलब कि ये जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल क्या है, बढ़ जाएगा, IIP क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब IIP बढ़ने का मतलब, इसका बढ़ने का मतलब ये हो जाएगा कि आपका इस देश का जब इंडस्ट्री को बढ़ ही गया है, इसका मतलब GDP आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा। तो एक फायदा यही होता है कि कोर इंडस्ट्री के बढ़ने से क्या हो जाएगा, आपका ये बढ़ जाएगा GDP। तो इसमें लिखिए, लिख लीजिए इसकी गणना मासिक आधार पर, इसकी गणना मासिक आधार पर की जाती है। और किसके द्वारा, तो NSO के द्वारा। किसके द्वारा क्या होता है, तो NSO के द्वारा। इसकी गणना मासिक आधार पर NSO के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, है ना। ठीक है, एक और लिखिए, बाकी तो समझ गया। इसका आधार वर्ष भी रखा गया है, आधार वर्ष इसका 2011-12 है, लिख लीजिए। इसका जो बेस ईयर है 2011-12। चलिए नेक्स्ट, अब लिखिए ग्रीन GDP, ठीक है, ग्रीन GDP लिखिए, ग्रीन GDP, हरित GDP, ग्रीन GDP। ग्रीन GDP निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, फार्मूला लिख लीजिए वो, कि GDP, ग्रीन GDP इक्वल टू GDP माइनस पर्यावरणीय क्षति, जो भी क्षति हो पर्यावरण का, क्षति का मान, अब माइनस P। माइनस P क्या होता है बताते हैं, माइनस P P का मतलब यहाँ पर लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, पर्यावरण क्षति तो समझ ही रहे होंगे, है ना, कोई प्रदूषण हो जाना, ये हो जाना, ठीक है, ये सब। लेकिन P का मतलब ये हुआ, P का मतलब कि ये जो प्रदूषण से संबंधित जो बीमारी हो जाता है, उस पर खर्च आएगा कि नहीं आएगा, तो वो सारे खर्च को हम लोग P कहते हैं, ठीक है, P से डिनोट कर रहे हैं। जैसे मान लें कि अगर पर्यावरण में सुधार करना हो, है ना, ग्रीन GDP बनाना हो, तो ग्रीन GDP बनाने के लिए साफ़ सफाई करना पड़ेगा कि नहीं, रखना पड़ेगा ना। तो साफ़ सफाई रखेंगे तो उस पर खर्च आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि प्रदूषण के कारण कोई बीमारी हो जाता है, तो उस पर खर्च जाएगा, इसमें किस में आएगा, P को, है ना, ये करता है, डिनोट करता है। तो लिख लीजिए P इक्वल टू साफ सफाई पर व्यय,
P इक्वल टू साफ सफाई पर व्यय। एक और लिख लीजिए, प्रदूषण के कारण होने वाले रोगों पर व्यय, साफ सफाई पर व्यय, फिर प्रदूषण के कारण होने वाले रोगों पर व्यय खर्च, ठीक है सुनो। अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय आय का मापन। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। मेजरमेंट राष्ट्रीय आय का जो मापन किया था मेजरमेंट, ये 3 प्रकार से किया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। कहाँ पर पूछा गया था, अब देखिए अब क्या हो रहा है ना, कोई भी एग्जाम अपने आप में क्वेश्चन कहाँ से लेके चल जाता है लेवल, वो कोई गारंटी नहीं है। अब मत सोचिएगा ये तो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है, फलना का एग्ज़ाम है, चिलना का एग्ज़ाम है, इस समय ये सब पूछा जाएगा। हम बहुत बहुत ऐसा देखते हैं कि मतलब ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि जो बेचारा मतलब जो उस लेवल का तैयारी कर रहा है उसको दूर दूर तक उस सब चीज़ दिखाई नहीं दिया होगा, लेकिन क्वेश्चन का लेवल हर एक एग्ज़ाम में पहुँचा दे रहा है। इसलिए टूटी फास्टी जो क्वेश्चन होता है ना, बिना मतलब कि जो मन को खुश करना, अब उस सबसे दूर रहिए। मन को खुश करना है तो फिर दिक्कत है, तो मन को खुश करने वाला से थोड़ा सा हटाइए। ऐसा क्वेश्चन को चुनिए कि जिसका एनालिसिस पूरा बढ़िया से कर सके, उससे बहुत सारा चीज़ निकल सके, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पढ़ने से मालूम चल 4-5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन का उसका आंसर मिले, ऐसे क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। और टूटी फास्टी वाला कहानी थोड़ा सा खत्म होने वाला। तो देखिए ये जो राष्ट्रीय आय का मापन है ये 3 विधि से करते हैं। कौन कौन है? एक उत्पादन विधि, प्रोडक्शन मेथड, एक उत्पादन विधि प्रोडक्शन मेथड, एक है आय विधि और एक व्यय विधि। एक है आय विधि और एक है व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, अब ये सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक ना। आज हमको भी थोड़ा निकलना है, लेट हो रहा, देखिए फ़ोन आ रहा है, तो आप लोग को 10 मिनट पहले छोड़ दे रहा है ना। 10 मिनट आगे नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा पढ़ा देंगे ठीक है। तो ये सारी, क्योंकि देखिए मेरा कहने का ये एक बार में पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। आज पढ़ा देंगे उत्पादन विधि ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा,
ठीक है, इसलिए एक बार में ही ख़त्म कर देंगे तो नेक्स्ट क्लास में ख़त्म ही हो जाएगा। आज थोड़ा सा हम लोग को राष्ट्रीय आय घरेलू आय को थोड़ा समझने में टाइम लग गया, नहीं तो आज खत्म है। नहीं देखिए, टाइम लगे अलग बात है, टाइम लगे कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए। यही ना कि हम पूरा का पूरा पढ़ लिए, ख़त्म कर दिया, समझ ही में नहीं आया, तो ऐसा पढ़ने से कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं। हाँ एकदम बिल्कुल आप कर रहे हैं। तो आपको समझ में आया ना? तो राष्ट्रीय आय में किसका इनकम को शामिल किया जाता है? हाँ, जीडीपी का शामिल किया जाता है, यही बताया है यही बताया आपको है? बताइए, आप ही बोले, इतना तगड़ा आवाज में बोले जी सर है। अब बताइए, आप ही जो है कि घबरा गए हैं तो दिक्कत है ना। बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए, ठीक है ना, अब पढ़ते रहिए। ये देखिए, हार नहीं मानना है। जिस दिन हार मान गए ना, देखते हैं कभी कभी हाथी अगर गिर जाता गड्ढा में भी तो ये बेचारा वो प्रयास करता है, जानता है कि नहीं हमसे हो पाएगा, लेकिन प्रयास करना अपना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और एक चीज़ और बताते हैं कि कुछ साइड से भी कुछ एग्ज़ाम है ना, हम ये नहीं कर रहे हैं कि बीपीएससी में आए हैं तो सिर्फ बीपीएससी को ही फोकस कीजिए, बहुत बढ़िया है वो जो साइड से भी आप लोग दे सकते हैं एग्ज़ाम, ठीक है ना। तो प्लस साइड से तैयारी करने के लिए आप लोग को मैथ रीजनिंग भी होना जरूरी है। और बीपीएससी में भी अगर रिजल्ट चाहिए पीटी का ना, तो मैथ नहीं बनाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आ गया। अगर 10 का 10 बना देते हैं ना, अगर आंसर मैच कर गया तो सही में आपका वो लमसम में सही आपका होगा, ठीक है। तो मैथ जो है ना बहुत ज़रूरी हो गया है पीटी में। अब बाकी तो स्टैटिक्स है ही वहाँ पर, ठीक है। तो ठीक है ना, फिर हम लोग मिलते हैं। देखिए मैथ में है ना परसेंटेज पढ़ लीजिए, प्रॉफिट लॉस पढ़ लीजिए, है ना। कुछ जो है कि आपका नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। ये सब 3-4 चैप्टर रेशियो पढ़ लीजिए, ठीक है। यही सबसे क्वेश्चन पूछता, और क्या, यही सबसे क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा भारी भरकम नहीं पूछता है, यही सबसे क्वेश्चन पूछता है। पहले जो पूछता था ना 60वीं 62वीं से पहले, वो इंटर लेवल का किसी को बुझाता नहीं था, है ना। उसे पहले वाला देखिएगा सब इंटर लेवल का पूछता था, लेकिन अब तो बढ़िया जनरल कंपटीशन वाला क्वेश्चन पूछता है, अब बढ़िया हो गया, ठीक है। चलिए